हाय सुपर फैंस, आई एम स्वप्निल और इस वीडियो में मैं आंसर करूंगा ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बिगेस्ट अनआंसर्ड क्वेश्चंस। कुछ दिन पहले मैंने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने कहा था कि जो भी आपके क्वेश्चंस है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर से रिलेटेड वो मुझे भेज देना और मैं उन्हें आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। तो ये वीडियो उसी बारे में है। तो एज यूजुअल स्पॉयलर्स वार्निंग, जिन्होंने मूवी अभी तक नहीं देखी है वो वीडियो मत देखना आगे। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो व्हाई एनी ऑफ द अवेंजर्स डिडंट कम इन टचालास फ्यूनरल। ये दो लोगों का क्वेश्चन है, अनुज यादव और एम टैंक का। तो फर्स्ट थिंग इज कास्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे अभी पिछली जितनी भी मूवीज हमने देखी है, स्पाइडरमैन नो वे होम या डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर लव एंड थंडर, ये इंडिविजुअल फ्रेंचाइजेस की मूवीज हैं। तो ये अवेंजर्स की मूवी नहीं है। तो वैसे ही ब्लैक पैंथर फ्रेंचाइजी ब्लैक पैंथर फैमिली की मूवी थी ये, तो बाकी अवेंजर्स का इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल ही नहीं था। एंड सेकंड इज प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे फोकस्ड है वकांडन ट्राइब के ऊपर, और वकांडा वैसे भी बाकी वर्ल्ड से अलग रहा है। तो जब उनके किंग की डेथ हुई है तो वो नहीं चाहेंगे कि बाहर की दुनिया के कोई भी इन्वॉल्व हो। तो प्लॉट और स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये रीजन मान सकते हैं कि कोई भी अवेंजर्स क्यों नहीं थे टचाला के फ्यूनरल में। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है महराज का, व्हेन टचाला वाज डाइंग वेयर वाज द अदर सुपर हीरोज। ये अगेन कास्टिंग और वो डेट स्क्रिप्ट्स वगैरह इससे रिलेटेड नहीं बात करते, एमसीयू की बात करूंगा मैं इस क्वेश्चन के लिए कि एमसीयू वर्ल्ड के सुपर हीरोज बाकी सब कहाँ थे जब टचाला की डेथ हुई। तब सीक्वेंस में चलते हैं। स्पाइडरमैन नो वे होम की वजह से स्पाइडरमैन ऑलरेडी अपनी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्कारलेट विच अपनी अलग ही दुनिया में थे। थॉर, गार्डियंस की टीम और आई गेस कैप्टन मार्वल भी सभी ऑफ प्लेनेट है, तो वो वैसे भी अर्थ पे है ही नहीं। अब बचते हैं कुछ और अवेंजर्स जिनमें आते हैं बकी बार्न्स, हल्क, वॉर मशीन, सैम विल्सन और हॉकाई। इनमें से हॉकाई तो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है और मोस्ट प्रॉब्ली अभी वो केट बिशप को ट्रेन कर रहा होगा। बट इसके अलावा बाकी चारों टचाला से क्लोज थे, जिन्हें हमने इन्फिनिटी वॉर में वकांडा में लड़ते हुए देखा था। तो इसमें बकी बार्न्स और सैम विल्सन ऐसे हैं जो मेरे ख्याल से अपने नेक्स्ट मिशन, क्योंकि सैम विल्सन कैप्टन अमेरिका बन चुका है, तो बकी बार्न्स और सैम अपने नेक्स्ट मिशन पे होंगे। स्मार्ट हल्क ऑलरेडी शी हल्क सीरीज में हम देख चुके हैं, या तो किसी एक्सपेरिमेंट में होगा या फिर ये मोमेंट होगा जब वो साकार पे गया था अपने बेटे को लाने। और बचा वॉर मशीन जो नेक्स्ट आने वाली सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में दिखेगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल में। तो ये जस्ट मैंने एक और भी दे दिया कि सभी अवेंजर्स कहाँ थे उस मोमेंट पे। लेकिन सबसे बड़ा रीजन यही है कि वकांडन्स ने किसी को इनवाइट ही नहीं किया, उन्होंने क्लोज कर दिया था वकांडा अपने किंग को ट्रिब्यूट देने के टाइम, क्योंकि एवरेट रॉस है जो वो भी बहुत क्लोज था टचाला के, लेकिन फिर भी वो फ्यूनरल में इन्वाइटेड नहीं था। तो वो यहीं से आइडिया लगा सकते हैं हम। एंड एक्चुअल में अवेंजर्स या फिर कोई और सुपर विलन का केमियो वगैरह जो होने वाला था एंट्रेलिस्ट में, वो ना करना भी काफी सही रहा मेरे हिसाब से। बिकॉज अगर वो होता तो सब जो मूवी का एसेंस था, जो टचाला को ट्रिब्यूट थी, चैडविक बोसमैन को ट्रिब्यूट थी, जो वो मिस हो जाता। वो मतलब वहां से डिस्ट्रैक्ट हो जाते सब, उस सुपर हीरो या उस सुपर विलन पे डायरेक्ट हो जाते। और ये स्टोरी जहां ये बताया ही नहीं गया कि टचाला की डेथ किस वजह से हुई, ये भी एक क्वेश्चन था कि क्या रीजन था टचाला की डेथ का। रियल वर्ल्ड में चैडविक बोसमैन की डेथ हुई थी कोलन कैंसर से, जो कि वो 4 इयर्स तक वो उससे जूझ रहे थे। लेकिन उन 4 सालों में, यानी कि ब्लैक पैंथर फर्स्ट 2018 में जिसकी शूटिंग हुई थी, वो उस ड्यूरेशन में भी उनको कैंसर था जिसकी ट्रीटमेंट के थ्रू हो जा रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था अदर देन हिज फैमिली। तो ये एक तरह से यहाँ भी वही दिखाया गया है कि टचाला की हेल्थ कंडीशन के बारे में किसी को भी नहीं पता था। इवन शूरी को भी एंड मोमेंट पे पता लगा जिसके लिए वो ट्रीटमेंट करने की कोशिश कर रही थी। तो वो उसी को एक तरह से रिफ्लेक्ट किया है, जो रियल स्टोरी रही चैडविक बोसमैन की, वही टचाला के थ्रू यहाँ दिखाया गया है कि किसी को कुछ पता ही नहीं था और उसका रीजन भी नहीं बताया गया। मे बी इसी तरह की उसे भी सीक्रेट ही रखा गया है, जैसे चैडविक ने भी अपनी बीमारी सीक्रेट रखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एसपी वर्स का कि रीरी के पास स्टार्क टेक कहाँ से आया। अब रीरी विलियम्स को जो कॉमिक्स में वो कैरेक्टर है उसी तरह पोर्ट्रे किया गया है, बस उसकी एज बढ़ा दी है। कॉमिक्स में वो 15 इयर्स की थी और यहाँ पे 19 की दिखाई गई है, लेकिन बाकी स्टोरी मेरे हिसाब से बिल्कुल कॉमिक्स वाली ही दिखाई है। तो कॉमिक्स में ये स्टोरी ऐसे दिखाई गई है कि रीरी विलियम्स ने अपने कॉलेज कैंपस से ही सारे जो पार्ट्स थे आयरन मैन के सूट के, जो स्क्रैप मटेरियल था, वो इकट्ठा किया था और रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसने अपना सूट बनाया था। और आयरन मैन का वो सूट था मार्क 41, जिसके बाद टोनी स्टार्क ने खुद आके उसकी हेल्प की, उसको गाइड किया। तो अब ये क्वेश्चन है कि एमसीयू में रीरी के बाद स्टार्क टेक कहाँ से आया है। तो एमसीयू में जैसे जब से टोनी स्टार्क की डेथ हुई है एवेंजर्स एंडगेम के बाद, तब से धीरे धीरे डीओडीसी, डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल, टोनी स्टार्क के स्टार्क इंडस्ट्री को सब बंद करके जो भी इसके हाईटेक आर्मर्स है सब कुछ अपने कब्जे में ले चुके हैं। तो हो सकता है कि उन्हीं में से कुछ स्क्रैप पार्ट्स उन्होंने कॉलेजेस या ऐसे कैंपस में दिए हो स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंट वगैरह करने के लिए, और इन्हीं स्क्रैप्स को इकट्ठा करके रीरी ने अपना सूट बनाया होगा। बट ऑब्वियसली ये अनआंसर्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर हमें मिलेगा क्योंकि रीरी विलियम्स की अपनी सीरीज आने वाली है डिज्नी प्लस पे, आयरन हार्ट। तो मे बी उस सीरीज में हमें इस टाइम की बैक स्टोरी भी दिखाई जाए कि रीरी अपना फर्स्ट सूट कैसे बनाती है।
नेक्स्ट है यश का क्वेश्चन नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको पता होगा ब्लैक पैंथर का जो सूट है उस पे जितनी बार अटैक होता है वो उतना ज्यादा चार्ज होता है, इस मूवी में वो क्यों नहीं दिखाया गया? तो मेरे हिसाब से तो सूट सेम है और दिखाया भी गया है, बस हाईलाइट नहीं किया गया। मतलब जो लास्ट की फाइट थी, फाइनल फाइट में दिख रहा था कि उसका सूट चार्ज हो रहा है और उसने वो उस चार्ज को यूज भी किया, लेकिन वो हाईलाइट करके नहीं दिखाया क्योंकि वो ऑलरेडी हमें पता है कि ये सूट ऐसे वर्क करता है। तो आपने शायद मिस कर दिया होगा, ज्यादा हाईलाइट नहीं किया इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निमर की लास्ट कम्युनिकेशन या डिस्कशन क्या थी अपने अटलांटियन सिपाही से जो कि किसी दूसरी लैंग्वेज में हमें सुनाई दी? ओके, वो लास्ट वाला कन्वर्सेशन तालोकन में था, उसके सबटाइटल्स थे, उसको कमेंट में ही किसी ने आंसर किया है, लूसीफर गेमिंग ने उसे आंसर किया है, तो आप ये स्क्रीन पे पढ़ लेना उसका आंसर। यश का ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस अमेरिकन एजेंट का क्या होगा जिसे ओकोए ने छुड़वाया है, एफबीआई वाले उसे फायर कर देंगे। ओके, तो ये सीआईए एजेंट है। इसके बारे में बस इतना कहूंगा कि एवरेट रॉस अब हमको दिखेगा सीधे सीक्रेट इन्वेजन सीरीज में जो कि नेक्स्ट ईयर आएगी। तो ऑब्वियसली अब वो सीआईए के लिए काम नहीं करेगा, तो अब वो हमें उसी सीरीज में पता चलेगा कि रॉस अब किसके लिए काम कर रहा है। ऑफकोर्स वकांडन्स छुड़ा रहे हैं तो उनके सपोर्ट में तो होगा ही, बट उसी सीरीज में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन है कि आगे फ्यूचर में ब्लैक पैंथर की और मूवीज हमें देखने को मिलेंगी या नहीं? तो ब्लैक पैंथर तो ऑब्वियसली एमसीयू में आगे भी कंटिन्यू रहेगा, और सोलो मूवी के बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वो अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स यानी कि एमसीयू फेज 7 के बाद ही कह सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली देखने मिलेगा ही ब्लैक पैंथर। और यश का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब एम्बाकू ने शूरी को चैलेंज किया फाइनल बैटल के लिए, तो शूरी उस बैटल को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती है, या वो फाइट सीन हमें मूवी में क्यों नहीं दिखाया गया? तो ये सीन देखने के बाद फर्स्ट थॉट मेरा ये आया था कि ये बहुत अच्छा कॉल बैक था ब्लैक पैंथर का, जहाँ पे इसी तरह एम्बाकू चैलेंज करता है। लेकिन फिर बाद में अगर डीपली सोचो तो इस पूरी मूवी में एम्बाकू ही था जो पीसफुली और थॉटफुल तरीके से सॉल्यूशंस ढूंढ रहा था, यानी कि शूरी जितना गुस्से में थी और वो बस फाइट करना चाहती थी, एम्बाकू था जो उसको काम करने की कोशिश कर रहा था और राइट डिसीजंस ले रहा था, लेकिन उसका किसी ने सुना नहीं क्योंकि ऑब्वियसली शूरी ब्लैक पैंथर बन गई। तो अगर वो चैलेंज करता है, अब ये नहीं कह सकते कौन जीतेगा और वो सच में कर रहा है या नहीं, या फिर शूरी खुद ही क्वीन नहीं बनना चाहती, वो ब्लैक पैंथर जरूर रहना चाहती है लेकिन वो कंट्री वकांडा को एज अ क्वीन हैंडल नहीं करना चाहती, ऐसा भी दिखाया जा सकता है। तो ऐसे केस में एम्बाकू का जो कैरेक्टर अभी पोर्ट्रे किया गया है, जो बिल्ड किया है कैरेक्टर, आई थिंक उसे वकांडन किंग के रूप में दिखाया जा सकता है फ्यूचर में। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साइबोर्ग जय का कि व्हाट कुड बी द रोल ऑफ प्रिंस टचाला इन फ्यूचर ऑफ एमसीयू। तो पिछला ही वीडियो है जिसमें मैंने ये डिस्कस किया है प्रिंस टचाला का फ्यूचर और क्या हो सकता है आगे एमसीयू में उसे लेकर, तो वो आप कार्ड से चेकआउट कर लेना इस वीडियो के बाद। नाइस प्लेसमेंट। और लास्ट क्वेश्चन है जो जय का भी है और यश का भी है कि व्हाई डिड शूरी मीट किलमॉन्गर इन एंसेस्ट्रल प्लेन, कि शूरी को माइकल बी जॉर्डन क्यों दिखा? तो यहाँ पर डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी आता है, स्टोरी प्लॉट ये सब आता ही है, लेकिन साथ में एक कैरेक्टर आर्क पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो शूरी की कैरेक्टर आर्क है वो किलमॉन्गर के सिमिलर ही है, यानी कि वो दोनों ही रिवेंज वेंजेंस गुस्से से भरे हुए हैं। किलमॉन्गर भी ब्लैक पैंथर जब बनना चाहता था तो उसका रीजन था उसका रिवेंज, उसका गुस्सा अपनी ट्राइब के अगेंस्ट, कि उसके फादर की डेथ के बाद उसको ट्राइब से सेपरेट होना पड़ा था। और वही सेम चीज शूरी के साथ भी हुई है कि अभी उसके ब्रदर की डेथ हुई है, उसके बाद नेमोर उसकी मदर को भी मार देता है, भले एक्सीडेंटली, लेकिन अभी शूरी अकेली पड़ गई है और उसके मन में सिर्फ गुस्सा और रिवेंज ही है। तो ऐसे में एंसेस्ट्रल प्लेन पे उसे वही दिखता है जिसके साथ वो सबसे ज्यादा रिलेट करती है। ऑफ कोर्स वो चाहती थी कि उसकी मदर या ब्रदर दिखे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। मे बी जिस तरह से मूवी में दिखाया गया कि शूरी ट्रस्ट नहीं करती मिथ्स पे, इन अंधविश्वास पे, तो मे बी एंसेस्ट्रल प्लेन भी उसके माइंड में चल रही उथल पुथल को ही रिप्रेजेंट करता है कि क्योंकि वो वेंजेंस से भरी हुई थी तो उसे किलमॉन्गर दिखा जो उसके वेंजेंस को और भड़काता है। वहीं जब मूवी में आगे जाके शूरी के पास मौका होता है निमोर को मारने का, तब उस टाइम वो अपनी विजन्स में अपनी मदर को देखती है जो अगेन उसको काम करता है। तो एक तरह से वो उसी का सबकॉन्शियस माइंड है, तो या तो उसको एंसेस्ट्रल प्लेन मान ले या उसका सबकॉन्शियस माइंड जो उसको रोकता है गलत करने से और भड़काता भी है, लेकिन फिर एंड में वो अपना खुद का कंट्रोल लेती है कि उसे जो सही करना है वही करती है। तो मतलब ये एक बहुत ही ब्यूटीफुली स्क्रिप्टेड स्टोरी थी कि आप शूरी के लिए भी फील करते हो, आप टचाला के लिए भी फील कर रहे हो, इवन किलमॉन्गर के लिए भी फील कर रहे हो कि जो उसके इमोशंस उस टाइम थे वो भी सही थे। एंड मोर ओवर मेरे हिसाब से बहुत ही इमोशनल मूवी थी जिसमें हर सीन में आप वो इमोशंस फील कर सकते हो, और यही चीजें लैक हो रही थी इस साल की एमसीयू मूवीज में, स्पेशली थॉर लव एंड थंडर में तो इमोशंस का बैंड बजा हुआ था। एंड पर्सनली मेरे हिसाब से ये इस साल की बेस्ट एमसीयू मूवी रही है। आप लोगों के क्या थॉट्स है मूवी को लेके मुझे कमेंट्स में लिख के बताना, और भी कोई क्वेश्चंस है तो वो भी लिखना, मैं एक और वीडियो में आंसर करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए वकांडा फॉरएवर का ब्रेकडाउन वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ से चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।